गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 3 इनाम। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़, भंबड़ का अर्थ होता है शोर शराबा, से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसीलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी। जी बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। ये देखिए, जैसे शांति बुआ आती है ढका हुआ कटोरा लेकर, तो जो लेखक की पत्नी है वो उन्हें अच्छे से बिठाती है और उन्हें पानी पिलाती है। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग हो जाने का अर्थ होता है प्रसन्न होना या बहुत ज्यादा खुश होना। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, मिश्री यानी कि शक्कर, बुआ जी आप चिंता ना करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी। ये देखिए, बुआ जी पानी पीकर उड़ गई। उन्होंने आटा दे दिया लेखक की पत्नी को और ये कहा कि भाई ये आटा तू अपने फ्रिज में रख ले और शाम को भिजवा देना। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख लिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। बोइया का अर्थ होता है डिब्बा। गुस्से के मारे वह पहले दिन नहीं आए थे, इसीलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। ये देखिए, माना जाता है जो उनके पड़ोसी ताऊ जी थे जिनका नाम दीनदयाल है, वो दूसरे दिन लेखक के घर आते हैं। तो लेखक ने इस तरह दरवाजा खोलकर उनका स्वागत किया और उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था और लेखक ने उन्हें अच्छे से सोफे पर बिठा भी दिया। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वह बैठे रह गए। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल ही होगी। तो जो दीनदयाल जी हैं, लेखक के बोलने के बावजूद वो उठकर उनका फ्रिज देखने अंदर किचन में नहीं जाते। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। तश्तरी का मतलब होता है प्लेट। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझ में नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। तो यहाँ पता चलता है कि लेखक की पत्नी को जैसे ही बच्चों ने बताया कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं, तो उसने आम की आइसक्रीम जमाई थी। तश्तरी यानी कि प्लेट, प्लेट में वो लेकर आती है और कहती है खाने के लिए, तो वो मना कर देते हैं। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, यानी कि दांतों में वो ठंडकपना महसूस होता है, इसलिए वो आइसक्रीम नहीं खाते, ऐसा उन्होंने बहाना दिया। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। लेखक का मन तो आइसक्रीम खाने का था, लेकिन बगल वाले जो दीनदयाल जी वो नहीं खा रहे थे, इसीलिए लेखक ने अपनी पत्नी बिमला से कहा कि इस आइसक्रीम को ले जाओ और किसी को बांट दो, वरना ये पिघल जाएगी। बिमला लेखक की पत्नी का नाम है। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंद गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयां। नाना का अर्थ होता है अलग अलग। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करके करेला ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहा था। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। ये देखिए, जैसे मोहल्ले वाले को पता चला कि लेखक अपने फ्रिज में दूसरों का खाना या सामान रख रहा है, उसे कोई ऐतराज नहीं है, तो कोई अपनी रोटी रख जाता था, तो कोई अपना पराठा उनके इसमें रख जाता था, या तो कोई अपना सब्जी रख जाता था, या फिर मिठाई रख जाता था। यहाँ तक तो हद ये हो गई कि चमनलाल जी गए थे लखनऊ, वहां से वो टोकरी भर के करेला ले आते हैं और वो करेला भी वो लेखक के फ्रिज में रख देते हैं। एक बंजी हैं, वो कोलकाता जाते हैं तो संदेश मिठाई और महीने भर की खीर लेकर आते हैं, वो भी वो लेखक के फ्रिज में रख देते हैं। ये संदेश मिठाई है और ये खीर है। तो इस तरह लेखक का जो फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर, उनके सामान से कम और मोहल्लों वालों के सामान से ज्यादा
भरा हुआ था। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी, नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान करे तो क्या करे, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। ये देखिए, लेखक का कई बार मन किया कि काश ये फ्रिज में किसी को दान कर दूं और दूसरों की परेशानी देखकर मैं ताली बजाऊं, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती थी कि अगर अपना सामान सिर्फ होता तो मैं दे भी देता। इस फ्रिज में तो पूरे मोहल्ले का सामान भरा पड़ा है, अगर इसे दान करूं भी तो कैसे करूं। इस चिंता में लेखक और उसका परिवार पड़ गया। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख दो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। तो लेखक के यहाँ और कैलाश नाम के भी एक इंसान आता है, वो सिंधी आलू लाता है, उसकी फ्रिज में रख देता है, ये बोलकर कि जब मन करेगा ले जाऊंगा और खा लूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह ना थी, यानी कि थोड़ी सी भी जगह ना थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, एरे गहरे नथु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने की लाचारी है। तो उन्होंने जब जैसे लेखक ने कहा कि भाई तेरे सिंधी आलू रखने के लिए फ्रिज में जरा सा भी जगह नहीं है, तो वो डायलॉग बोलने लगता है कि हर किसी का सामान रख सकते हो और अपने इस दोस्त का सामान तुम नहीं रख सकते। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा, उसने में सिर हिला दिया। यानी लेखक ने इशारे से पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सिर हिला के ना में ही आंसर दिया। वह भाप रहा था, भापना यानी कि पहचाना। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। आखिरकार कैलाश लेखक से कहता है कि ठीक है, तुम पति पत्नी रहने दो, मैं ही तुम्हारे फ्रिज के पास जाता हूँ और खोल कर देखता हूँ, और नहीं भी जगह रहेगी तो मैं जगह अपने लिए कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद ना देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिए। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। अटा पड़ा यानी कि बहुत ही अजीब से ठूस ठूस के सामान फ्रिज में भरा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। ये देखिए, लेखक ने खुद ही अपना फ्रिज खोलकर कैलाश को दिखाया। तो जैसे उसने फ्रिज खोला तो पता चला फ्रिज में जो खाने पीने के व्यंजन यानी कि सामान थे, वो बहुत ही अजीब तरीके से ठूस ठूस के भरे हुए थे। ये देखकर तो लेखक और उसकी पत्नी को घबराहट होने लगती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इसे खाने रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने दो मुंह में रख ली। ये देखिए, इस तरह से कोई मिठाई उन्होंने क्रीम वाली रखी थी, 4 पीस। जैसे ही कैलाश ने देखा और पूछा कि ये मिठाई किसकी है, तो विमला ने जैसे बताया कि ये तो हमारे घर की अपनी खुद की मिठाई है, तो 2 पीस इसमें से कैलाश उसी वक्त खा जाता है। बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसीलिए उन्हें हमें उदस्त किया। उदस्त करने का मतलब होता है हजम किया, यानी 2 पीस लेखक खा जाता है, लेखक और उसकी पत्नी, और 2 पीस कैलाश खा जाते हैं। तो इस तरह से ये जो मिठाई थी, ये मिठाई पूरी तरह खत्म हो गई और मिठाई निकालने के बाद उसने अपने कटोरे के लिए जगह बना ली। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, उसमें केवल हमारी चीजें थी। अब कहानी में थोड़ा बदलाव आता है। अब लेखक कहता है कि 2 ही 3 दिन में हमारा फ्रिज खाली हो गया, जो पूरा सामान से अटपटा सा लग रहा था। अब ऐसा क्या हुआ? शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसीलिए फेंक दिया। अब जो शांति बुआ आटा रखने आई थी, वो अब अपना पनीर मटर लेने आई थी। तो जब वो पनीर मटर मांगती है तो लेखक ने क्या बहाना किया कि अरे, उसके अंदर मच्छर गिर गए थे, तो आप कैसे खाती, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। अर्थात कि लेखक और उसके घर वालों ने वो मटर पनीर खुद ही खा लिया था और शांति बुआ को सबक सिखाने के लिए कह दिया कि भाई उसमें मच्छर गिर गया। यानी आज के बाद अब शांति बुआ कभी भी लेखक के यहाँ अपना कोई सामान लेकर नहीं आएंगी। अब देखिए दूसरा कैसे उन्होंने सबक सिखाया। रामानुज ने मिठाई मांगी,
तो माफी मांगने लगा, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका नहीं मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता, भेद यानी कि अंतर। ये शब्द उन्हीं के थे जब वो मिठाई रखने आए थे। मान के चलेंगे ये रामानुज है, तो रामानुज जब अपनी मिठाई लेने लेखक के पास आया तो लेखक ने क्या बहाना किया कि भाई कल हमारे घर 2-3 मित्र आ गए थे, अब उन मित्रों को मुझे कुछ तो खिलाना था, घर में कुछ नहीं था, तो आप ही की मिठाई उनको खिला दिया और आप में और हम में कोई अंतर नहीं, ऐसा आप ही ने हमें कहा था। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी, धुआंधार यानी कि घंघोर यानी कि भारी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसे हमने। मान के चलेंगे चक्रवर्ती साहब हैं, चक्रवर्ती जी अपना साग यानी कि सब्जी जब लेने आए तो लेखक ने बताया कि उनकी सब्जी तो भाई वो लोग बना के खा गए क्योंकि कल काफी बारिश थी और वो लोग सब्जी लेने नहीं जा पा रहे थे। रमा पराठों को पूछ रही थी, बिमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। ये देखिए, मान के चलेंगे रमा है, रमा अपना फ्रिज में रखा हुआ पराठा लेने आती है, तो ये जो बिमला है, बिमला कहती है कि सुबह सुबह एक साधु महाराज आ गए थे, अब उन्हें खाली हाथ कैसे जाने देती, क्योंकि खाना बना नहीं था, तो मैंने तुम्हारे पराठे ही उन्हें दान कर दिया। ये सुनकर रमा को थोड़ी शंका होती है बिमला पर। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, अब मेरे घर के पास कोई नहीं फटकता। तो यहाँ पे विमला रमा को समझाती कि अरे जो मैंने पराठे दिए वो मैंने मेरे नाम से नहीं दिए, तेरे ही नाम से मैंने इस साधु को पराठे दे दिए और 2-3 दिन में वो तेरे घर में आएगा, क्योंकि मैंने उसे तेरे घर का पता भी दिया है और आकर वह तुझसे भिक्षा भी मांगेगा और आज के पराठे के लिए तुझे आशीर्वाद भी देकर जाएगा। तो इस तरह से आज के बाद लेखक के घर में अब कोई नहीं आता, क्योंकि लेखक ने सबको अच्छा सबक सिखाया। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मासूमियत का हमें ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसे सभी मोहल्ले वाले मिलकर लेखक का उठा रहे थे। और जब कोई आपका फायदा ज्यादा उठाए, हद से ज्यादा, तो उसे सबक सिखाना जरूरी होता है, जैसा कि हमारा लेखक सबक सिखा रहा था। स्वाध्याय, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। लेखक की पत्नी रेफ्रिजरेटर को रसोई में रखने की बात करती है। दूसरा, अमिता आइसक्रीम खाने की बात करती है। तीसरा, हेमंत बर्फ की क्यूब चूसने की बात करता है। और चौथा, लेखक परिवार के ख्याली पुलाव की बात सोचता है। इस तरह चारों जन अलग अलग बातें सोच रहे थे रेफ्रिजरेटर घर में आने से पहले। अब रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की हालत कैसे हुई लेखक की? तो पहला, लोगों की भीड़ बढ़ती गई। दूसरा, लेखक और पत्नी परेशान हो गए। थर्ड, लेखक के घर की प्राइवेसी छिन गई। और अंतिम, नहाना खाना भी हराम हो गया। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।